हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जॉर्ज जंक्शन वंस अगेन। सो जैसा कि आप सबने बोला था पेपर वन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आज के लेसन में हम लोग उसके बारे में करने वाले। सी स्ट्रैटेजी तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रैटेजी वेरिएट करता है पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस। ओके, सो हर एक पर्सन की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अप्रोच ये होता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट वो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब पेपर वन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस। तो ये हो गया। और पेपर वन का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि हम सबको पता है कि एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग, हम सबको पता है कि पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर वन होता है। अब ये 100 मार्क्स होता है ना, थोड़ा डायनामिक इन द नेचर होता है। वाई? बिकॉज क्योंकि पेपर टू जो होता है अपना, वो उससे हम लोग फेमिलियर रहते हैं, जो भी हमने मास्टर्स में किया होता है, वेदर यू आर गिविंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, वट एवर आपका सेकेंड सब्जेक्ट कुछ भी है। बट पेपर वन जनरल है और ये डायनामिक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकती, ये सबके लिए न्यू होता है और ये सबको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और ये सबको देना है। तो इम्पॉर्टेंस इसका इसलिए और ये पेपर वन को टैकल करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर आपको जेआरएफ नेट में तो है ही, और जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो पेपर वन में आपका मार्क्स क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे होने। और पेपर वन में आते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, पेपर वन में भी मार्क्स अच्छे आते हैं। बस यही बात है कि इससे हमें फेमिलियर होना पड़ेगा, इसके सिलेबस को, इसके जो भी क्या कहते हैं यूनिट्स है उसको प्रॉपर टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो ये हुआ बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। तो पहला मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पहले ये क्वालिफाइंग इन द नेचर था कि 40% मार्क्स ले और उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर के होते, बट अभी इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं, तो इसका वेटेज बढ़ गया है। नाउ व्हाट इज़ द सिलेबस? सिलेबस क्या है कि इसके सिलेबस से हम लोग फेमिलियर नहीं है। ओके, तो जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो ये सारे यूनिट्स पहले तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि सपोज आपने एक अटेम्प्ट दे चुका होगा, या फिर जो भी मल्टीपल अटेम्प्ट जितने भी दिए होंगे, जिन्होंने दिए होंगे, तो किसी रीजन से वो नहीं हो पाया होगा क्वालिफाई, तो देन वंस अगेन आप एक बार और फिर से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या फिर आप न्यू एस्पिरेंट होंगे तो आप ये फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। बट पहला टारगेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होता है कि सिलेबस को आप एक बार फिर से प्रॉपरली देखिए। अगर आपने अभी तक पूरा, आप जानते हैं, आपको पता है टीचिंग क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, फिर भी मैं बोलूँगी ये वीडियो को देखने के बाद आप एक बार जाके फिर से सिलेबस देखिए। बिकॉज क्योंकि सिलेबस वो पार्ट है कि हमें जब पता ही नहीं होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट मैंने देखे, एस्पिरेंट क्या, प्रोफेसर, जब मैं सेंटर पे गई थी तो क्या कहते हैं, उन्हें मतलब सिलेबस का ही नहीं पता था कि ये, अच्छा ठीक है, जो कॉमर्स के पेपर टू थे उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें लॉ इंक्लूड हो चुका है, जो भी सेल ऑफ गुड एक्ट्स हैं, आईसीटी के पूरे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, वो उन्हें पता नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड में वेरियस यूनिट, जो नए यूनिट्स आ चुके हैं, वो उन्हें पता नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग में, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट बनता है कि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप एग्ज़ाम किसके, और 2-2 मार्क्स करके पूरा क्या होता है अपना 300 मार्क्स बनता है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझा। तो सिलेबस को पहले देखिए, आप एक पीडीएफ गूगल पे जाइए, सर्च करिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है एक पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर उसको, या फिर बुक के आप शुरू में देखोगे तो बुक में ही रहता है ना। थर्ड इज हाउ टू टारगेट सच ए सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, वास्ट है, हम सबको पता है। पेपर वन, पेपर टू, नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हमें क्या करना है, अप्रोच करके पेपर को पढ़ना है। मतलब कि अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें क्या करना है, एक थॉरो रीडिंग करके चलनी है। यहाँ पे देखो, नेट एग्जाम में क्या है ना, वेट मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी है, वो मैटर करती है। ऐसा मैटर नहीं करता जो हम लोग कॉलेज लाइफ में जो प्रोफेसर्स होते थे, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि वो बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने पूछा कि मैनेजमेंट के फीचर्स बताओ, तो उन्हें जो बुक में होता था ना कि फर्स्ट फीचर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, देन थर्ड बताओ इट इज़ एन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तो उनको वो लाइन में ही चाहिए रहता था। तो ये अगर ये वे में आपने पढ़ाई की रहेगी तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करके लिया है कि हाँ मैनेजमेंट ये है, क्या है, आर्ट ऑफ
गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल, और फिर आपने वेरियस फीचर्स को पढ़ा है कि क्यों ये ऐसा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों आर्ट है, ये क्यों साइंस है, ये क्यों कॉमर्स है, अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ा है ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी मच टफ फॉर यू। तो ये भी मैं बता देती हूँ। चलो नाउ, तो ये सिलेबस को क्या करना है, पहले आपको पूरे आपके जो भी बुक होगी, वेदर ये अरिहंत की है, केवीएस मदान की है, ट्रूमैन की है, किसी की भी बुक है, आप पहले जाके सिलेबस को देखिए। ये पहला काम आपको करना है। देन सेकंड क्या करना है, अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, वेट मैं इधर आपको बताती हूँ। थर्ड इज व्हाट, देखा आपने पहला काम, हाउ टू अप्रोच पेपर 1 को कैसे अप्रोच करना है, सिलेबस को देखा। सेकंड काम, मेक योर स्ट्रैटेजी एज पर द यूनिट। अब जो भी यूनिट है ना, टीचिंग है, रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर पीपल एंड इन्वायरमेंट है, एंड देन फिर हायर एजुकेशन। ये पूरी की पूरी 10 यूनिट्स के सबका सब ईच कैरिंग 5 मार्क्स बोलते हैं ना, 5 इंटू 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक यूनिट से आएंगे। ओके, तो हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को देखोगे तो है तो इजी, बट ये क्या है, बहुत वास्ट है। मतलब आप बुक में देखोगे तो बहुत, मतलब 150-100 पेज इसी के बनते हैं, बट ये इजी है। और एग्जाम के टाइम पे जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ये हुआ। अब पीपल एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये ऊपर से क्या दिखते हैं, हार्ड दिखते हैं, बट अगर आप देखोगे तो इसके क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ के गए रहोगे तो इसे टैकल करना ईजी है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, सब लोग इसे इतना हार्ड बना के रखे, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, वैसा नहीं आता है कि बहुत ही मतलब डीप में, ऐसा कुछ आता नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा मैथ्स वीक है, मेरा ये वीक है, तो ये नहीं होगा, आराम से होता है। और आपको परसेंटेज डीआई करना है, तो डीआई में परसेंटेज, एवरेज, ये सब के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, पूरे आप यूनिट वाइज की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बोला कि आपकी अपनी होगी। क्यों, आप वेदर आप वर्किंग हो या फिर आप फुल टाइम स्टडी ही पे टाइम दे रहे हो, अगर आपने फुल टाइम स्टडी पे ही कंसंट्रेशन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ज़्यादा टाइम है, और ज़्यादा टाइम है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो भी आप जो भी अगर आपको 3 घंटे रोज़ के मिलते हैं, तो आप टाइम बाइफरकेट कर दो कि 1 घंटे आप इसे दोगे और 2 घंटे पेपर 2 को दोगे, या फिर 1.5 घंटे पेपर 1 में लगाओगे और बाकी के 1.5 घंटे पेपर 2 में लगाओगे। तो ये हुआ। सेकंड, थर्ड इज रीड, अंडरस्टैंड एंड रिपीट। पहला क्या करना है, आप पूरा बुक लेते हैं ना पहले, तो वो बुक को क्या करना है, पहले पढ़ना है। पहले दिन से ही हमें वो हाइलाइटर और ये सब लेके नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाने का भी मैं आपको बताऊंगी कभी अपकमिंग लेसन में कभी। तो हाइलाइटर लेके पहले नोट्स नहीं बनाना, पहले अपने को रीड करना है, उसके बाद फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और फिर रिवीजन करना ही है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपने कितना भी पढ़ा होगा ना, कितना भी, तो लास्ट के जो वन मंथ होते हैं ना, वो रिवीजन को दो। लास्ट के 1 मंथ में सारे कंटेंट देखो एकदम अच्छे से, और कुछ भी नया टॉपिक उठाने का नहीं लास्ट के मंथ में। प्रीवियस ईयर पेपर करना नेसेसरी है कि क्यों नहीं, मतलब क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट होंगे इसके लिए? नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो एक आध ऐसा कुछ रिपीट हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं होंगे। बट वाई यू हैव टू डू दैट, इसलिए करना है क्योंकि अपने को एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए। सी, जो हम घर पे पढ़ते हैं ना, वो अलग होता है, एग्ज़ाम के टाइम का स्ट्रेस अलग होता है। ओके, जब आप देखोगे वहाँ का जो सिनेरियो देखोगे, तो आपको फिर एक अजीब सा मतलब वो फील होता है। तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करके चलना है। प्रैक्टिस जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। नाउ MCQ फॉर द एनालिसिस। MCQ क्वेश्चन होते हैं, आप बुक के भी पीछे देखोगे, या फिर ऑनलाइन गूगल सर्च करके बहुत सारे साइट है जो आपको, मतलब अभी ऑनलाइन इतना अच्छा एक्सपोजर हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती कि इंटरनेट का कितना वाइबल यूज़ कर सकते हो। आई डोंट नो कि पीपल इतना कर्स क्यों करते हैं इंटरनेट को, मुझे पता नहीं। नाउ सेकेंड लास्ट इज व्हाट, नाइदर डिपेंड ऑन वन सोर्स नॉर ऑन मल्टीपल सोर्स। मतलब कि कहने का मतलब किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड मत करो। अब भी मैंने कहा कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट के लिए मैं दिखा दूंगी आपको। एक तो केवीएस मदान, कोई बोलता है मेरे पास अरिहंत है, कोई बोलता है मेरे पास ट्रूमैन है, मैम इससे होगा कि उससे होगा। देखो, कोई भी बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं है। ओके, कोई भी चीज़ एक ही चीज़ पे फोकस करोगे वो परफेक्ट नहीं है। यू हैव टू सर्च, गूगल सर्च करो रोज आधे घंटे ना, ऐसे लगाओ कि सर्च पे लगाओ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, सीधा गूगल पे जाके सर्च करने का, यू विल हैव अ मैक्सिमम आउटकम ओवर देयर। ओके, और उससे आप एनालिसिस कर पाओगे, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो
जैसे कि कुछ भी पढ़ रहे हो ना आप, एक्शन रिसर्च पढ़ रहे हो, कुछ भी रिसर्च का टॉपिक पढ़ रहे हो कोई भी, तो आप वो जाके सर्च करो, आपको डेफिनेटली बहुत ही काम आने वाला है ये ना। तो एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं करना है। सपोज आपने बुक पढ़ा, आपने यूट्यूब के कोई वीडियो से अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, बुक में सोचा कि हाँ भाई ये सब कुछ है, ये बाइबल है अपना और इससे हो जाएगा, नहीं होगा। बुक से खाली पढ़ने से नहीं होने वाला। और या फिर आपने देखा कि 2-4 वीडियो देख लिए और होगा कि हो गया अपना काम, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं। आपने ये वीडियो देखा, आपने इसे इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू फुल्ली। ओके, तो ये भी एक सोर्स, या फिर बहुत सारे मल्टीपल सोर्स पे भी मत जाओ। बहुत सारे मल्टीपल सोर्स यानी कि अभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि सपोज कि जो हायर एजुकेशन में ना एक पॉलिटी करके टॉपिक है, अभी वो टॉपिक पे ना 500-400 पेज का पढ़ रहे हैं, पूरा फंडामेंटल राइट, पता नहीं इंडियन पॉलिटी पूरा आई डोंट नो, कि जैसा लग रहा है कि नोट्स में वो लक्ष्मीकांत से भी बड़ा नोट्स है, उसको टक्कर देने वाला ऐसा पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे भाई? पॉलिटी के लिए बस एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, क्यों इतना एफर्ट्स आप वेस्ट कर रहे हो? उसमें अगर नीति आयोग पढ़ ले रहे हो तो ये सब यही सबसे आता है क्वेश्चन। तो ये अप्रोच आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू विल सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, व्हेन यू विल हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। तो ये सब करके आप टैकल ईजिली करोगे, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो यही है बुक प्लस ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन। मैंने अभी बताया कि बुक तो फॉलो करना ही है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी आपको चेक करना है, गूगल सर्च करना है, रोज़ आप सर्च करो, कोई भी नया आउटकम आपको आता है, नया वर्ड्स आपको आता है तो उसे सर्च करो। तो ये क्यूरियोसिटी आपका रहेगा ना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपके नॉलेज को गेन करने के लिए भी ये बहुत अच्छा। तो ये समझा। तो अभी ये सारे क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गए कि पूरे सिलेबस से लेके पूरा टारगेट कैसे करना है। प्रीवियस ईयर पेपर नेसेसरी है, हाँ बहुत नेसेसरी है। वाई? बिकॉज इसलिए नहीं कि रिपीट होंगे, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना इवैल्यूएशन स्किल उससे हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस इनहांस होगा। ठीक है। और कौन से सोर्सेज बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों बेस्ट है। आप बुक पढ़ो और बुक के साथ आपको एक मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो बस काम चल जाएगा। सी, ये लास्ट कोस्ट अब्राहम लिंकन के द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे 6 घंटे क्या दो, किसी भी